The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश सांसों के लिए जूझ रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर रो रहे हैं, बाहर मरीजों के परिजन। राज्य सरकारें एक दूसरे से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लड़ रही हैं। हालत ये है कि राज्य और केंद्र सरकारों से नाउम्मीद होने के बाद ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों को कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बताएंगे, केंद्र सरकार ने क्या फैसले लिए ये भी बताएंगे। कोविड देश में कहाँ कितना पसर गया, कितनों की जान ली, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दिन का वीडियो देखते हैं। ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे ही खाने को पड़ी है। बताओ क्या करना। तो सीट रखो। नहीं, कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर। 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर। सिलेंडर बोलो, 36 घंटे से परेशान है, 5 मिनट सिलेंडर चला रहे हैं। या कोई मना कर रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बाकी जगह पर भी होगी, उनको डॉक्टर नहीं करने दो। हमारे और आपके कहने से होगा क्या? ये वीडियो मध्य प्रदेश के दमोह का है। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सेंटर के बाहर मौजूद मरीजों के परिजन अपनी समस्याएं बताने लगे। इस दौरान एक मरीज के परिजन ने ऑक्सीजन न मिलने की शिकायत की तो प्रहलाद पटेल ने कहा, चुप रहो नहीं तो दो खा जाओगे। ऐसे समय में जब हम एक गंभीर बीमारी से बुरी तरह जूझ रहे हैं, अस्पताल से लेकर शमशान तक चीखें गूंज रही हैं, ऐसे समय जब हमें एक दूसरे को संबल देने की ज़रूरत होती है, साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है, इतने जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के संवेदनहीन बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के कुल 3,14,835 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में दुनिया के किसी भी देश में आए ये सबसे अधिक नए केस हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 2,104 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 22,91,428 तक पहुंच गई। राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा 67,000 नए मामले महाराष्ट्र से आए। इस बीच महाराष्ट्र ने आज रात 8 बजे से प्रतिबंधों को और कड़ा करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद वहां पिछले साल की तरह लॉकडाउन जैसी सख्ती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से पिछले 24 घंटों में 33,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 24,938 मामले सामने आए हैं। कोविड के चलते लगातार मौतें हो रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे पास अभी जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 आंकड़े और आए हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला आंकड़ा है कि किस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली में, आप अगर इस कर्व को देखें, इस ग्राफ को देखें अपनी स्क्रीन पर, तो आपको दिखेगा कि मामलों में किस तरह की तेज़ी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि किस तरह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये लकीर खड़ी होती जा रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तेज़ी से हो रही है। दूसरा आंकड़ा आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये फ़ोन पर आए हैं इसलिए मैं आपकी तरफ मुखातिब नहीं हो पा रहा हूँ। दुनिया में जो अभी कोविड के केस हैं, जो प्रेजेंटली रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें 35% भारत से हैं। ये जो भी दूसरे देशों में केस रिपोर्ट हुए हैं उससे 4 गुना ज़्यादा हैं। जो अभी और देशों में हो रहे हैं उसके मुकाबले 4 गुना ज़्यादा हैं। और तीसरी बात, अप्रैल की शुरुआत में ये 10% पे था और अभी 35% पे है। यानी कि दुनिया में इस समय जो कोविड के पेशेंट हैं उसमें हर 3 कोविड पेशेंट्स में से एक भारत का है। और इसके चलते जो मौत का आंकड़ा है वो हमने आपको बताया। प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर वहीदुद्दीन खान का कोरोना से निधन हो गया। 96 साल के थे। इसी साल उन्हें राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जिंदगी भर कट्टरपंथियों से लड़ते रहे। इसके अलावा सीपीआईएम के नेता और सांसद रहे सीताराम येचुरी, उनके बेटे आशीष येचुरी का भी कोरोना से निधन हो गया। आशीष पत्रकार थे, एक अखबार में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर काम करते थे। कांग्रेस के नेता और दिल्ली में मंत्री रहे सरकार में डॉक्टर अशोक कुमार वालिया का भी कोरोना से निधन हो गया। इसके अलावा लेखिका सुनीता बुद्धिराजा का भी निधन हो गया। पंडित जसराज पर लिखी उनकी मार्मिक जीवनी ज़रूर पढ़ी जाए, ऐसा मेरा आग्रह था। अब सुनीता जी भी हमारे बीच नहीं है। ये लिस्ट
बहुत लंबी है और इसमें रोज नाम जुड़ रहे हैं। दूसरी सुर्खी रेमडेसिवियर इंजेक्शन से जुड़ी है। रेमडेसिवियर की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब तक देश में प्रतिदिन 38 लाख वायल रेमडेसिवियर की बनती थी, जिसे 74 लाख वायल प्रति महीने तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 20 नई मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मंजूरी दे दी है। तीसरी सुर्खी जुड़ी है कोविड वैक्सीनेशन के अगले चरण से। 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीनेशन के इस चरण के लिए कोविन ऐप पर 24 अप्रैल तक सभी जरूरी बदलाव कर लिए जाएंगे। जब हमने आपको शो में पहले ये खबर बताई थी 1 मई की, तब कई लोगों ने टिप्पणी में लिखा था कि अभी तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा, और उसी सिलसिले में ये जानकारी है 1 मई से वैक्सीन लगवाने वाले पात्र 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकेंगे। एक और अपडेट है वैक्सीनेशन से जुड़ा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने स्पष्ट किया है कि वो भारत में अपनी वैक्सीन सरकारी चैनल के जरिए ही उतारेगी। कंपनी के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वैक्सीन को भारत में उतारने को लेकर सरकार से बातचीत का दौर चालू है। इन सब जानकारियों के बीच हम आपसे यही अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अगली सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। जिस समय हम सभी दूरी की बात कर रहे हैं, मास्क पहनने की अहमियत देख और समझ रहे हैं, तभी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान जुटे हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खबरों की माने तो 21 अप्रैल को ही पंजाब से 15,000 किसान टिकरी बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। किसान दिल्ली के आसपास रैलियां और मार्च आयोजित करना चाहते हैं। किसानों का अपनी मांग रखना, अपनी बात रखना, प्रदर्शन बिल्कुल जायज है, कहीं से गलत नहीं, लेकिन ये वो समय नहीं है। इस समय जनता का स्वास्थ्य ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में किसी को भी सरकार के विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की लापरवाही करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इससे पहले कि आप कोई जजमेंट पास करें, हम बता दें, लल्लन टॉप ने लगातार किसानों का पक्ष, सरकार का पक्ष दिखाया। हम फिर कह रहे हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन का हक है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में सबसे पहले लोक की जान की कीमत है। और कोविड की इस दूसरी लहर में इस तरह से भीड़ को जुटाना आपराधिक है। आपने सुर्खियां सुन ली, अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज फिर बात ऑक्सीजन की है। देश के हर हिस्से में अस्पतालों के बाहर भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, हर जगह यही हाल है। लखनऊ का ये वीडियो देखिए। उनको आए हुए अभी 2 दिन हुआ है। समस्या ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। अस्पताल के बाहर रो रही इस लड़की की चीख सुनिए, जिसके पिता को अस्पताल ऑक्सीजन न होने की वजह से एडमिट नहीं कर रहे। बेटी पूछ रही है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से कहाँ जाएं? लखनऊ के मेयो अस्पताल के बाहर खड़ा हर मरीज और उनके परिवारजनों का यही सवाल है। लखनऊ के कई सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें कुछ एक दिनों से लगातार आ रही थीं, लेकिन कल और आज का दिन कोरोना से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों के लिए दुर्दिन बनकर सामने आया। लखनऊ के कई प्राइवेट अस्पतालों ने कह दिया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई। मेयो हॉस्पिटल, मैकवेल हॉस्पिटल, इन्होंने तो बाकायदा नोटिस जारी किया। चरक अस्पताल से भी इसी तरह की खबरें आई। कागज चिपका दिए गए, तीमारदारों से कहा गया अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। मैकवेल हॉस्पिटल द्वारा लगाई गई जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें साफ लिखा था कि अस्पताल ने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यालय और केंद्र सरकार से बार बार ऑक्सीजन भेजने की गुहार लगाई, कोई सफलता नहीं मिली। और मुख्यमंत्री कार्यालय की नाक के नीचे प्राइवेट अस्पतालों की ये हालत तब है जब यूपी सरकार ने नियम बना दिया है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों को ऑक्सीजन तभी दी जाए जब उनके पास डॉक्टर की पर्ची हो। ये व्यवस्था इसलिए कायम की गई ताकि अस्पतालों को निर्बाध सप्लाई हो सके, लेकिन अस्पताल क्या कह रहे हैं आपने खुद देख लिया। सरकार ने व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि अस्पतालों को ऑक्सीजन मिले, लेकिन लखनऊ के 2 अस्पतालों ने ही इस व्यवस्था की परत उधेड़ दी। पूरी व्यवस्था के दावे के बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। सोचिए, एक दृश्य बनाइए अपने जहन में, कैसा लगता होगा कि अस्पताल को जब उसे एक तरफ बार बार फ़ोन मिलाना पड़ता होगा कि ऑक्सीजन भेज दीजिए और फिर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिले और तब मरीजों से कहना पड़े कहीं और चले जाइए, हमें मांगने पर भी प्राणवायु नहीं मिली। और ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है? हम यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की बात आपसे शेयर करेंगे।
अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की विशेष व्यवस्था की जाए। ऐसे में यूपी की ऑक्सीजन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेकर बोकारो, जमशेदपुर और हल्दिया से ऑक्सीजन लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 21 अप्रैल की शाम लगभग 8 बजे आए इस बयान की माने तो प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही अस्पतालों ने मजबूरी में मरीजों को लौटाना शुरू कर दिया था। क्या महकमे को इतनी ज़्यादा किल्लत की खबरों के बीच एक बार भी ये भान नहीं हुआ कि इसका आकार कितना बड़ा हो सकता है? क्या उनकी नींद थोड़ा पहले नहीं खुल सकती थी? ये यूपी का हाल है। सब शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं और देश की राजधानी दिल्ली, उसका हाल भी अलग नहीं है। बस एक फ़र्क है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा से नहीं हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए वो और ज़्यादा खुलकर केंद्र सरकार के बारे में कह पा रहे हैं और अपनी नाकामियों को उससे भी जोड़ रहे हैं। इस लिहाज से संभवतः वो कह सकते हैं कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिला, और अपनी गिरेबा में क्या वहाँ भी झांक सकते हैं? आपको दिल्ली का हाल बताते हैं। दिल्ली के राठी अस्पताल का जिक्र सुनिए। यहाँ लोगों ने नहीं, खुद अस्पताल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हालात इतने बुरे कि मैक्स अस्पताल को ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है? आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चुराइए, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराए, ज़रूरत पड़े तो इंडस्ट्रियल सप्लाई रोक दी जाए। दिन बीत गया इन आदेशों के बाद, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल के CEO सुनील सागर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सिर्फ 2 घंटे के लिए बची है ऑक्सीजन, ये कहते हुए कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म है और फिर मरीज बेमौत मर जाएंगे, सुनील रोने लगे। And ultimately, it will be very deplorable condition, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? If the patient comes to, the patient will die. Patient will die. आज भी कुछ अस्पतालों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कहना है कि उनके पास 172 में से 64 मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। अस्पताल ने अदालत से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की। ऑक्सीजन की कमी पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हम सभी पक्षों को निर्देश देते हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो। आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका है, इसे अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग कॉरिडोर तैयार करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी जहां ऑक्सीजन की कमी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि कल हमें करीब 80 से 82 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, लेकिन आज 1 मीट्रिक टन भी नहीं मिली। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए और क्या बोले? दिल्ली सरकार बेवजह इस मामले को सनसनीखेज बनाने में लगी है। इस मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है, ना कि ट्वीट कर पैनिक फैलाने की। नरेंद्र मोदी सरकार के नुमाइंदे का कोर्ट में ये ज्ञान। और इस पर दिल्ली सरकार ने क्या कहा? दिल्ली को ऑक्सीजन हरियाणा से न देकर राउरकेला से क्यों दी जा रही है? कोर्ट से इतर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि यूपी और हरियाणा की सरकारें दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई रोक रही हैं। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज, जो खुद अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने वीडियो ट्वीट कर कहा कि उनके अस्पताल में सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार बड़ा दिल दिखाएं, इसकी उन्होंने अपील की और कहा कि बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, राजधर्म निभाएं। अपोलो अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी, उनका भी पक्ष सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पानीपत में IOCL के एयर लिक्विड प्लांट के गेट पर एक ऑक्सीजन टैंकर खड़ा है, जिसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हरियाणा पुलिस रोक रही है और ऑक्सीजन हरियाणा के बाहर नहीं ले जाने दे रही। हालांकि हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि हम किसी भी को ऑक्सीजन ले जाने से नहीं रोक रहे। ऑक्सीजन की कमी पर हो रही राजनीति के बीच कई राज्यों के हाईकोर्ट्स ने राज्यों और केंद्र सरकार को इस अव्यवस्था के लिए फटकार भी लगाई। 22 अप्रैल यानी आज पटना हाईकोर्ट ने भी कोरोना को लेकर बिहार सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर किया।
कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार से इस पर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि यदि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को मरने दिया जा रहा है तो कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा पाने में विफलता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इससे पहले 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से राज्य के 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने को कहा था कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। इसके बाद लॉकडाउन पर रोक लग गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 1 हफ्ते में हाईकोर्ट को बताए कि उसने कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए। ये हाल उत्तर भारत का है। राजस्थान से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, बिहार और झारखंड से भी। और दक्षिण भारत का हाल वहां भी ऐसा ही है। तमिलनाडु से ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की किल्लत के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में 22 अप्रैल यानी आज के दिन मद्रास हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने रेमडेसिवियर को लेकर भी सवाल किया। अदालत ने कहा कि हम आपको नोटिस देना चाहते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि राज्य के भीतर क्या उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के पास ऑक्सीजन बनाने के लिए इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि जो संकट बाकी जगहों पर है वो तमिलनाडु में ना हो। ऑक्सीजन की कमी की जो बातें हैं वो एमपी से भी सामने आ रही, जैसा मैंने जिक्र किया। इसलिए 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। कोर्ट ने सरकार से ऑक्सीजन और रेमडेसिवियर इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वो ऑक्सीजन सप्लाई पर दखल दे और अगर जरूरी हो तो उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन अस्पतालों को दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों के बाहर रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कीमत लिखवाई जाए। जरूरत के वक्त 1 घंटे के भीतर मरीज को इंजेक्शन मिले और साथ ही कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा शुरू किया जाए। अब रुख करते हैं राजस्थान का। अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक अधिवक्ता ने याचिका दायर की जिस पर शुक्रवार यानी 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस याचिका में राजस्थान और केंद्र सरकार को अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश देने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। ऑक्सीजन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा और लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ओम बिरला से भी फोन पर बात की। 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट का भी एक रुख सामने आया। उसने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, प्रचार भी हो रहा है और मतदान भी। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन। और इसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आप केवल सर्कुलर जारी कर अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान जारी चुनाव प्रचार पर असंतोष जाहिर किया और कहा कि आपके पास असीम अधिकार हैं लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को भी ऐसी ही फटकार लगाई। यहाँ पर फटकार लगी चुनाव आयोग को और महाराष्ट्र में सरकार को। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राज्यों को रेमडेसिवियर किस आधार पर बांटा जा रहा है। अगर महाराष्ट्र में देश के 40% मरीज हैं तो रेमडेसिवियर भी उसी हिसाब से दिए जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी डांट लगाई, कहा कि जिलों में मनमाने तरीके से इस इंजेक्शन को क्यों बांटा जा रहा है। नागपुर में 13 और 18 अप्रैल को इस दवा की एक भी शीशी क्यों नहीं पहुंची। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस जीवन रक्षक दवा का लोगों को न मिलना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अब ये साफ है कि ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आपने सुना अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग फैसले, और इन सब को देखते हुए इन हाईकोर्ट से भी जो ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसने भी आज स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और पूछा कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुद्दों पर सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। क्या है ये मुद्दे? ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने का तरीका और लॉकडाउन घोषित करने की राज्य की शक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है क्योंकि विभिन्न हाई कोर्ट मुद्दों से निपटते हुए भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक अदालत के रूप में कुछ मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहते हैं। 6 हाई कोर्ट हैं, दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, एमपी, कलकत्ता और इलाहाबाद, जो सर्वोत्तम हित में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन इससे भ्रम भी पैदा हो रहा है और संसाधनों का बंटवारा भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। मामले की अब सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में, टिप्पणियों के बारे में आपने जाना। अब जानिए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी।
पीएम कल बंगाल में रैली के बजाय कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। ऑक्सीजन की कमी पर आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई स्पीड तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के नए तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री जी, ये फैसले कुछ दिन पहले नहीं हो सकते थे क्या? केंद्रीय गृह मंत्रालय के भी फैसले को सुन लीजिए। आपदा प्रबंधन कानून के तहत आदेश जारी किया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ऑक्सीजन के मूवमेंट को किसी भी तरीके से बाधित नहीं किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जिस ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले उसी राज्य में सप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं होंगे जिस राज्य में उनके प्लांट मौजूद हैं। इन आदेशों का पालन हो, इसके लिए डीएम, एसएसपी, डीसीपी जैसे अधिकारी जिम्मेदार हों। आशा है कि इस कदम से कुछ राहत मिलेगी। वैसे ऑक्सीजन के मूवमेंट से और गृह मंत्रालय की सर्कुलर से गृह मंत्री अमित शाह का ख्याल भी याद आया। उनकी रैली के बारे में जानकारी का एक ग्राफिक कार्ड आज सोशल मीडिया पर खूब चला। मुस्कुराते अमित शाह और बंगाल में उनकी रैलियों का शेड्यूल। बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है टीएमसी, वो भी इसी तरह से बेधड़क रैलियां कर रही है। ये वो नेता हैं जिनसे हम संवेदनशीलता की, जागरूकता की एक उदाहरण बन के लीड करने की उम्मीद करते हैं। कितने खरे उतर रहे हैं हमारे नेता हमारी उम्मीदों पर। आखिरी में क्या है, चलते चलते आपको एक कविता सुनाऊंगा। मंगलेश डबराल की कविता है ऑक्सीजन, और उसका ये हिस्सा सुनिए। आबो हवा की फिक्र में आलीशान जहाज़ों में बैठे लोग जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश। ऐसे में मुझे थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? पहाड़ तो मैं कब का छोड़ आया हूँ, और वहाँ भी वह सिर्फ कुछ ढलानों और घाटियों के आसपास घूम रही होगी। दम साधे हुए मैं एक सत्ताधारी के पास जाता हूँ, उसे अच्छी तरह पता है दुनिया का हाल। मुस्कुराते हुए वो कहता है, तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी है? जब ज़रूरत पड़े तुम मांग सकते हो मुझसे कुछ ऑक्सीजन। कवि मंगलेश डबराल की पिछले साल कोरोना से संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कितना कोरा लग रहा है ये कहना, लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या है? जीना है, और जो जीवित हैं उनको बचाए रखने की लड़ाई में जूझते रहना है। जितना सहयोग सरकार करे सरकार के भरोसे, वरना अपने भरोसे, क्योंकि सरकार तो अपना भरोसा तेज़ी से खो रही है। कई साथी कहते हैं पैनिक मत फैलाइए। पैनिक नहीं फैला रहे हैं। हमारा दायित्व है वस्तु स्थिति से सरकारों को, समाज को अवगत करवाना। और इन सब के बीच उम्मीदों की कुछ खबरें भी हैं, और उन उम्मीदों की खबरों के लिए, उन जियालों के लिए, उन संस्थाओं के लिए जो सरकारों की इस आपराधिक लापरवाही के बीच समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। आप हमारा शो देख सकते हैं उम्मीद की बात। जी, हम भी बात करते हैं, दो तरफा करते हैं और लोगों का जिक्र करते हैं। आप हमारा ये शो ललन टॉप की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। उम्मीद की बात में उन लोगों की बात होगी जो इस वक्त हमारे रक्षक बने हुए हैं। विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपनी अंतर्चेतना का ख्याल रखिए, और इन तमाम बुरी खबरों के बीच जितना भी जैसा भी हो सके अपने मन को थामे रखिए।